मित्रों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के विषय में जानने समझने, इसके लिए क्लिनिकल अप्रोच कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, आइए समझते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। कोई केस यदि हमारे पास पीसीओडी का आता है तब हम उसमें क्या क्या क्लिनिकल फैक्टर्स हैं जो हमें डिसाइड करने में मदद करते हैं कि हम उसके मैनेजमेंट में कैसे आगे बढ़ें। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि पीसीओडी कोई एक ऐसी एंटिटी नहीं है जिसके लिए कोई ड्रग ऑफ चॉइस हो। यदि आपसे कहा जाए मलेरिया ड्रग ऑफ चॉइस, ये दे दीजिए, लेकिन कहा जाए पीसीओडी ड्रग ऑफ चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है। यह कोई एक स्पेसिफिक एंटिटी भी नहीं है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग हो। वास्तव में पीसीओडी के बहुत अलग अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं और जो ट्रीटमेंट है वह इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का होता है, ना कि पीसीओडी इटसेल्फ का। यह भी जानना आवश्यक है कि पीसीओडी के हर केस को ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी हो सकता है ना हो। माइल्डर केसेस जिसमें माइनर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो, केवल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही उन केसेस के लिए काफ़ी हो। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो उनके मैनिफेस्टेशन के लिए, हाइपर एंड्रोजनिज्म के लिए, ओलिगो एनिवुलेशन के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए या इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, इनके लिए हम ट्रीट करते हैं, पीसीओडी इटसेल्फ के लिए नहीं। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि ऐसा नहीं कि हमने 15 दिन का कोर्स या 1 महीने का 6 महीने का कोर्स दिया और पीसीओडी ठीक हो गई। नहीं, पीसीओडी एक डिस्टर्बेंस है, एक डिजीज़ नहीं। इसका ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं होता कि कोई कोर्स की तरह से कुछ समय के लिए दिया जाता है, बल्कि एक क्रॉनिक, कई बार लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे जैसे पेशेंट की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चेंज हो, उनके क्लिनिकल एम्बिशंस, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स चेंज हो, उस ट्रीटमेंट को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आइए हम समझते हैं पीसीओडी के जो सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल फीचर है हाइपर एंड्रोजनिज्म, उसको किस प्रकार से डिस्कस करते हैं कि हाइपर एंड्रोजनिज्म को कैसे कंट्रोल करें। यहाँ यह ध्यान रखना है, हाइपर एंड्रोजनिज्म का ट्रीटमेंट केवल उन्हीं फीमेल्स में किया जाएगा जिनको फर्टिलिटी की आवश्यकता नहीं है, जो कम से कम उस समय कंसेप्शन प्लान नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? हाइपर एंड्रोजनिज्म में ब्लड में एंड्रोजन का लेवल बढ़ गया, हम उन एंड्रोजन के लेवल्स को घटाने का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम उस प्रभावित फीमेल की बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स को घटा रहे हैं। अब यदि यह फीमेल कंसीव करती है, यदि जो फीटस है वो एक मेल बेबी है, तो उस मेल बेबी में जो एंड्रोजन के इफेक्ट आने चाहिए मैस्कुलिनाइजेशन के लिए, वह भी घट जाएंगे। तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये एंड्रोजन रिडक्शन, हाइपर एंड्रोजनिज्म को ट्रीट करने वाली मेडिसिन दी जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीटस मेल हुआ, तब उसमें मैस्कुलिनाइजेशन भी इम्पेयर हो जाएगा, उसमें इंटरफेरेंस होगा। तो इसलिए हाइपर एंड्रोजनिज्म का फीचर, उसका ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये कंफर्म करना है कि वह लेडी निकट भविष्य में 6 महीने से साल भर के अंदर प्रेगनेंसी प्लान ना कर रही हो, उस वक्त वो प्रेग्नेंट ना हो और ट्रीटमेंट के दौरान गलती से भी वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है ओसीपीज को देना, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को देना। यह 2 काम करती है, एक तो प्रेगनेंसी से भी बचाती है और दूसरा एंड्रोजन लेवल को घटाने में भी मदद करती है। तो ओसीपीज और एंटी एंड्रोजेंस, इनके कॉम्बिनेशंस जो आते हैं, वह इसका शॉर्ट टर्म सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स इस काम के लिए यूज़ में लाई जा सकती हैं वो है स्पाइनोलेक्टोन, फ्लूटामाइड, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स और इसके अलावा कॉस्मेटिक फीचर्स जैसे शेविंग, वैक्सिंग, एपिलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस या लेज़र थेरेपी। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। ओसीपीज के द्वारा हाइपर एंड्रोजनिज्म को कम करना यह बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है। वास्तव में ओसीपीज करती क्या है? ओसीपीज में जो ओवेरियन स्टेरॉइड्स हैं, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, यह डायरेक्टली जाके और पिट्यूटरी से एलएच लेवल्स को सप्रेस करते हैं। अब एलएच के सप्रेशन से, एलएच के द्वारा जो थीका सेल में एंड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है वह भी सप्रेस हो जाता है।
तो इस प्रकार से OCPs को देने पर हम सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं कि एंड्रोजन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा OCPs का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा देता है। तो ईस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन कंपोनेंट जो है इसका OCP का, वह SHBG को बढ़ाकर, और ये SHBG टेस्टोस्टेरोन से बाइंड कर लेगा। तो जो टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन है वह SHBG से बाइंड करके टोटल टेस्टोस्टेरोन में आ जाएगा, और जो फ्री टेस्टोस्टेरोन, जो बायोअवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है, जो एक्टिव टेस्टोस्टेरोन है, उसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी। तो इस प्रकार OCPs दो प्रकार से कार्य करके, एक LH सप्रेस करके ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्शन कम करते हैं, दूसरा SHBG को बढ़ा के टेस्टोस्टेरोन बाइंड करके फ्री टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। इस प्रकार से यह हाइपर एंड्रोजेनिमिया घटाकर और हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स को भी घटाते हैं। तो इस हाइपर एंड्रोजेनिज्म को कम करने के अतिरिक्त OCPs के दो बहुत महत्वपूर्ण दो पहलू और हैं। पहला कंट्रासेप्शन, जैसे हमने डिस्कस किया। दूसरा, एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रोवोक करके यह एंडोमेट्रियम को हाइपरप्लास्टिक होने से बचाता है। और याद रहे, यह एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ही एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार OCPs को देने पे हमें कंट्रासेप्शन भी मिलता है और ओवेरियन कार्सिनोमा से प्रोटेक्शन भी। अब समझते हैं कि OCPs का क्लिनिकल बेनिफिट हमें कितना देखा गया है। एक स्टडी में यह देखा गया 6 मंथ्स थेरेपी से फेरेमन गैलवे स्कोर 27% तक रिड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब OCPs फॉर 6 मंथ्स काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं हर्सुटिज्म के रिडक्शन में 27% तक। इस OCPs के अलावा जो अन्य ड्रग इसमें हर्सुटिज्म के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें एक बहुत पॉपुलर ड्रग है स्पाइरोलेक्टोन। स्पाइरोलेक्टोन एक प्रोजेस्टेशनल एजेंट है जो कि एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है। यह कैसे काम करता है? यह स्पाइरोलेक्टोन ये वास्तव में ओवरीज में और एड्रिनल्स में स्टेरॉइड के प्रोडक्शन को ही, एंड्रोजन के प्रोडक्शन को ही सप्रेस करता है। तो जिस प्रकार से हमने OCPs से LH रिड्यूस करके स्टेरॉइड प्रोडक्शन कम किया था, एंड्रोजन प्रोडक्शन कम किया था, स्पाइरोलेक्टोन नंबर 1 डायरेक्टली ये एंड्रोजन प्रोडक्शन कम करता है और साथ साथ 5 अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जो इस टेस्टोस्टेरोन के एक्टिवेशन में, टेस्टोस्टेरोन के डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से कार्य करते हुए स्पाइरोलेक्टोन हर्सुटिज्म को घटाता है। और उसी स्टडी में यह देखा गया कि 6 मंथ्स थेरेपी स्पाइरोलेक्टोन की वह इस फेरेमन गैलवे स्कोर को 38% तक कम कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्पाइरोलेक्टोन OCPs से ज़्यादा प्रभावी हैं हर्सुटिज्म के रिडक्शन में। स्पाइरोलेक्टोन को आरंभ करने के लिए हम इसको स्मॉल डोजेस से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली इसको बढ़ाते हैं। 50 मिलीग्राम पर डे या 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, 100 मिलीग्राम पर डे से आरंभ करके ग्रेजुअली 3 to 6 मंथ्स में इसकी डोजेस को 200 मिलीग्राम पर डे तक यूजली बढ़ाया जा सकता है। हम समझ सकते हैं ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, तो जब यह इसके कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स भी होंगे, तो जब स्पाइरोलेक्टोन देते हैं तो हाइपरकैलीमिया और इसके डायरेटिक इफेक्ट के कारण से हाइपोटेंशन, यह हम क्लिनिकली सोच सकते हैं कि यह भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर रीनल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो यंग फीमेल्स में यह हाइपरकैलीमिया और हाइपोटेंशन यूजुअली नहीं कराता। हाइपोटेंशन यूजुअली देखा जाता है स्पाइरोलेक्टोन के साथ जब हम इन्हें एल्डरलीज में यूज़ करते हैं या रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, तब यह हाइपरकैलीमिया कराते हैं। हाँ, गैस्ट्राइटिस जरूर इससे माइल्ड हो सकती है, लेकिन जो PCOD के साथ स्पाइरोलेक्टोन का महत्वपूर्ण एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जो साइड इफेक्ट है, वह है पॉलीमिनोरिया। स्पाइरोलेक्टोन लेने वाली कई फीमेल्स यह कंप्लेंट करती हैं कि पहले तो ओलिगोमिनोरिया था, साइकिल्स उनकी 40, 50, 60 डेज तक प्रोलॉन्ग थी, लेकिन एल्डोस्टेरोन के स्पाइरोलेक्टोन के इंट्रोडक्शन के बाद साइकिल्स शॉर्ट हो गई और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 15-20 डेज पे भी आरंभ हो सकती है। यही स्पाइरोलेक्टोन का सबसे महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है PCOD के केसेस में।
अब ऐसे में हमारे पास जो एक ऑल्टरनेटिव रहता है, स्पाइनोलेक्टोन अगर कंटिन्यू करनी है तो उनके साथ में OCPs को ऐड कर लिया जाए, जिससे वो साइकिल को रेगुलर बनाए रखे और स्पाइनोलेक्टोन से हमें हाइपरएंड्रोजनिज्म के फीचर्स को घटाने में मदद मिल जाए। यहाँ भी हमें यह ध्यान रखना है, क्योंकि स्पाइनोलेक्टोन मेल हॉर्मोन्स या एंड्रोजेंस के इफेक्ट को सप्रेस कर रही है, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यह ड्रग नहीं दी जानी चाहिए और इस ड्रग को चलते समय फीमेल कंसीव भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट ड्रग जो हाइपरएंड्रोजनिज्म के लिए यूज़ की जा सकती है वो है सिप्रोटेरॉन एसीटेट। यह भी एक प्रोजेस्टेशनल एजेंट है और यह एंड्रोजन रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट है। स्पाइनोलेक्टोन एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट था, यह एंड्रोजन रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट है। इसको देने के कई रेजिमेंट्स हैं। यह 50 मिलीग्राम डे 5 से डे 26 तक दे सकते हैं। कुछ दिनों का ब्रेक इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है और ये बॉडी में परसिस्ट करता है। या 50 to 100 मिलीग्राम केवल डे 5 से डे 15 तक दे सकते हैं। एक बहुत पॉपुलर रेजिम है सिप्रोटेरॉन एसीटेट को यूज़ करने की कि इसको OCPs के साथ कंबाइन कर दिया जाए। 35 मिलीग्राम ऑफ इथेनिल एस्ट्रेडियोल के साथ इसकी 2 मिलीग्राम कंबाइन करके और इसको हम कॉन्टीन्यूसली देते रहें। यह बहुत पॉपुलर रेजिम है सिप्रोटेरॉन एसीटेट को यूज़ करने की। पुनः ध्यान रहे, फीमेल कंसीव ना करे और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, जिससे मेल फीटस का मैस्कुलिनाइजेशन इंटरफेयर ना करे। नेक्स्ट ड्रग है फिनेस्टेराइड, जो कि एक 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। इसको 5 मिलीग्राम पर डे की डोजेज में दे सकते हैं और यह बहुत सेफ ड्रग है जिसके कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब 5 अल्फा रिडक्टेज के इनहिबिशन से यह टेस्टोस्टेरोन का डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो उसकी एक्टिव फॉर्म है उसके कन्वर्जन को में इंटरफेयर करती है, तो जिसके कारण से जो एंड्रोजेनिक फीचर्स उत्पन्न होते हैं हाइपर एंड्रोजनिज्म वह सप्रेस होते हैं। 6 मंथ थेरेपी ऑफ फिनेस्टेराइड को भी देखा गया 20% तक फेरेमिन गैल्वे स्कोर को यह रिड्यूस कर सकती है। सेफ, लेस साइड इफेक्ट, रीजनेबली इफेक्टिव 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। एक और ड्रग है फ्लूटामाइड, जो कि हाइपर एंड्रोजनिज्म में काफ़ी इफेक्टिव है। यह देखा गया है इसका 6 मंथ स्कोर फेरेमिन गैल्वे स्कोर को 41% तक रिड्यूस कर सकता है, रिमार्केबल रिडक्शन। लेकिन यह ड्रग काफ़ी टॉक्सिक है, जो हेपेटोटॉक्सिक हो सकती है, इसलिए इसको माइनर डिसऑर्डर्स, माइनर हाइपर एंड्रोजेनिक डिसऑर्डर्स जैसे PCOD उसमें ना यूज़ करके जो सीवियर डिसऑर्डर्स हैं, जो एंड्रोजन प्रोडक्शन के एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग न्यूप्लेजिया वगैरह, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, PCOD जैसे माइल्डर केसेस में नहीं। अभी तक हमने बात की कुछ उन ड्रग्स की जो मेल हॉर्मोन्स या एंड्रोजेंस की सिंथेसिस रोकते हैं या उसके एक्टिवेशन को इंटरफेयर करते हैं या उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। एक और भी ड्रग है मेटफॉर्मिन, जो आप जानते हैं एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, वह भी हाइपर एंड्रोजनिज्म को घटाने में काफ़ी सहायक हो सकती है। देखिए, जिस स्टडी में बाकी ड्रग्स को कंपेयर किया गया वहाँ पे यह भी देखा गया कि मेटफॉर्मिन की 6 मंथ्स थेरेपी भी फेरेमिन गैल्वे स्कोर को मॉडरेटली इनहिबिट करती है, सप्रेस करती है 19% तक। अब यह कैसे होता है? मेटफॉर्मिन हम जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया था वह भी कम हो जाएगा, जिससे जो इंसुलिन लेवल्स घटते हैं। अब यह इंसुलिन लेवल्स जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में एलिवेटेड इंसुलिन जाके ओवरीज में थीका सेल्स को स्टिमुलेट करके वहाँ से एंड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाता, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस घटा के हाइपर इंसुलिनीमिया कम करके इंसुलिन लेवल घटा के इस मेल हार्मोन या एंड्रोजन प्रोडक्शन को भी घटाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो ओवरवेट फीमेल्स हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उनमें मेटफॉर्मिन का एडिशन भी हाइपर एंड्रोजनिज्म के घटाने में पर्याप्त रूप से सहायक हो सकता है।
तो मित्रों, इतनी ड्रग्स को जानने के बाद जो हाइपर एंड्रोजनिज्म में यूज़ की जा सकती है, आइए हम समझते हैं कि सामान्यतया एक पीसीओडी के केस में हम इन ड्रग्स को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। जो पीसीओडी में सामान्यतः जो ड्रग्स प्रयोग में लाई जाती हैं उनमें एक ओसीपी जो कि ओवेरियन एंड्रोजन सिंथेसिस घटाती है, और दूसरा स्पाइनोलेक्टोन और सिप्रोटेरॉन एसीटेट जो कि नॉन ओवेरियन या एड्रिनल एंड्रोजन प्रोडक्शन को घटाती है। यह 3 ड्रग्स सामान्यतः पीसीओडी में यूज़ करते हैं। ओसीपी के एडिशनल एडवांटेजेस भी हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस घटाना और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस घटाना, और उसके साथ में सिप्रोटेरॉन एसीटेट को कंबाइन करके भी दिया जा सकता है। स्पाइनोलेक्टोन जब आवश्यकता होती है तो उसके साथ इन एडिशन या मोनोथेरेपी में यूज़ की जा सकती है हाइपर एंड्रोजनिज्म के लिए। तो यदि किसी हाइपर एंड्रोजनिज्म के केस में हमें हिर्सुटिज्म को कम करने के लिए इन ड्रग्स को प्रयोग में लाना है तो यह बहुत आवश्यकता है कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे ध्यान दिया जाए। हम जानते हैं कि हेयर फॉलिकल में जब रूट से हेयर बनना आरंभ होता है तो रूट से और स्किन सरफेस तक आने में ही उसको 3 मंथ्स का समय लगता है। 3 मंथ्स की साइकिल होती है हेयर साइकिल। इसलिए यदि आज की तारीख में किसी हेयर फॉलिकल में एक हेयर बनना शुरू हुआ तो वह अपने बिगिनिंग पॉइंट से सेल स्किन सरफेस तक पहुंचने में 3 मंथ्स लेगा। तो यदि हमने आज से एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया या एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम किया, आज से अगर हेयर प्रोडक्शन स्लो होगा या ब्लॉक होगा तो उसका इफेक्ट आने में कम से कम 3 मंथ्स जरूर लगेंगे। इसलिए हमको थेरेपी आरंभ करने से पहले ही फीमेल को या पेशेंट को समझाना बहुत आवश्यक है कि 3 to 6 मंथ्स तक वह किसी विजिबल इफेक्ट को एक्सपेक्ट ना करे। 3 to 6 मंथ्स के बाद ही किसी एंटी एंड्रोजन या एंड्रोजन के इफेक्ट ब्लॉकिंग ड्रग्स का इफेक्ट सामने आता है। तो 6 मंथ्स तक हमको वेट करना बहुत आवश्यक है, और इसके बाद भी जो हमारा न्यू हेयर प्रोडक्शन है वह तो कम हो जाएगा, लेकिन जो बाल एक बार सरफेस पर आ चुका है स्किन सरफेस पे उसके बाहर है वह उससे कम नहीं होगा। तो हमें पुराने जो हेयर ग्रोथ हो चुकी हैं उन हेयर को रिमूव करना पड़ेगा मैकेनिकल मेथड से। जो नया हेयर बन रहा है और स्किन सरफेस पे आ रहा है उसको हम इनसे सप्रेस कर सकते हैं, और ग्रेजुअली 6 मंथ्स के बाद ये इफेक्ट विजिबल होता है, और एक पर्याप्त एक रीजनेबल हम कॉस्मेटिक इफेक्ट पाने के लिए हमें इस ड्रग को कम से कम 1 से 2 साल तक कंटिन्यू करना होता है। यदि कोई शॉर्ट टर्म रेमेडी चाहता है तो प्रेफरेबली उसको हम इन ड्रग्स को प्रयोग में उस केस में ना लाएं और मैकेनिकल कॉस्मेटिक मैनूवर्स के द्वारा ही उसकी हाइपर एंड्रोजनिज्म या हिर्सुटिज्म का ट्रीटमेंट उसको दें। धन्यवाद।